तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। कहते हैं इश्क, मोहब्बत, प्यार ये बड़ी अच्छी चीज़ होती है, खूबसूरत चीज़ होती है, इसमें इंसान इंसान बन जाता है। लेकिन ऐसे न जाने कितने मामले हैं जिसमें इसी इश्क, मोहब्बत, प्यार में लोग अजीब अजीब तरह के जुर्म के आइडियाज़ ढूंढते हैं, क्राइम कर बैठते हैं, क्राइम करना चाहते हैं। आज की कहानी कुछ ऐसी ही। कहानी बिहार की है, बिहार के हाजीपुर की है। नीतू नाम की एक लड़की, उसकी शादी होती है जून 2020 में। करीब 1.5 साल हो गए। शादी घर वालों की मर्जी से हुई, खुशी खुशी हुई। शादी के बाद नीतू अपने ससुराल आ जाती है। नीतू का पति दिल्ली में एक फैक्ट्री में काम करता है। सब कुछ ज़िंदगी ठीक ठाक चल रही थी। पति जब भी छुट्टी मिलती है अपना बिहार जाता, फिर वापस दिल्ली आता। घर में जब पति नहीं होता तो नीतू के साथ उसकी सास और एक देवर, उसके पति का छोटा भाई, वो दोनों रह रहे थे। और 1.5 साल में ऐसा कोई मसला नहीं आया, सब कुछ ठीक ठाक हुआ। 1.5 साल के बाद 20 दिसंबर की रात, अभी यानी कि 15 दिन पहले पुरानी ये बात है। 20 दिसंबर की रात को करीब 8-9 बजे से नीतू, उसका एक रूटीन था, अपने पति से बात करती थी दिल्ली मोबाइल पे। तो पति से वो बात कर रही है और लंबी बात कर रही है। दोनों में बड़ी एक पति पत्नी की तरह प्यार मोहब्बत की सारी बातें हुई, घर की बातें हुई। बातचीत करने के बाद रात के करीब 10 सवा 10 बजे होंगे। नीतू ने फ़ोन रखा, दोनों ने एक दूसरे को गुड नाइट कहा और नीतू सोने चली गई। सुबह जब होती है, नीतू की सास उसके कमरे में आती है। कमरे में आती है, आवाज़ देती है, नीतू नहीं थी कमरे में। सास को लगा ये क्या, तब तक वो अपने बेटे को कहती है, देवर भी आता है। अब दोनों अचानक जब कमरे पे नज़र पड़ती है तो वो देखते हैं कि बेड के पास खून है, खून बिखरा पड़ा है, एक चाकू है तेज धार, और नीतू गायब है। अब माथा ठनका, हालत ख़राब, सास चीख पड़ी, देवर भी घबरा गया, अड़ोस पड़ोस में ढूंढा, आवाज़ भी नहीं मिली। अब इसके बाद क्या करें, खून देख के उनके दिमाग में अजीब अजीब ख्याल। उन्होंने फ़ौरन फिर पुलिस को खबर दी, नीतू के घर वालों को खबर दी। नीतू के घर वाले बदहवास घर भाग कर आते हैं, बताते हैं कि ये रात को तो ठीक थी। इधर दिल्ली पति को भी खबर जाती है और सुबह नीतू गायब और कमरे में चारों तरफ खून बिखरा पड़ा हुआ है, चाकू है तेज धार। क्या नीतू का खून हो गया? लेकिन लाश कहाँ है? अब ये सारी चीज़ें थी, तब तक पुलिस को खबर मिली। पुलिस भाग कर आई, पता चला हाल में शादी हुई। अब पुलिस के लिए भी ये कि पड़ोसी भी इकट्ठा हो गए। अब एक दबाव, एक प्रेशर। पुलिस ने फ़ौरन वहाँ पे डॉग स्क्वाड को बुलाया। डॉग स्क्वाड आया, लेकिन कुत्ते थोड़ी दूर तक गए, उसका सूंघ कर वापस आ गए, कोई फ़ायदा नहीं। फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। फॉरेंसिक टीम आई, उसने घर में जितने भी फिंगरप्रिंट्स, नमूने, सारी चीज़ें उठाई। फर्श पर बिखरे पड़े खून के नमूने उठाए। अब उसके बाद उन्होंने तलाशी लेनी शुरू की, घर में अंदर से कोई और ऐसी चीज़ नहीं मिली। अब पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही थी, लेकिन इसी दौरान अचानक नीतू के घर वालों ने नीतू के ससुराल वालों पर एक संगीन इल्ज़ाम लगा दिया। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी को नीतू के ससुराल वालों ने मार डाला है और मारने के बाद लाश कहीं गायब कर दी है। अब लगातार ये दबाव बना, पुलिस भी परेशान। नीतू की सास उसके देवर को उठाकर पूछताछ की, थाने बुलाया, लेकिन उन दोनों ने कहा कि हमें तो मालूम नहीं, रात को वो सोई थी। फिर नीतू का पति भी तब तक ये सब कुछ सुनकर दिल्ली से भागता भागता पटना पहुंचता है, फिर हाजीपुर। वो भी बताता है कि मेरी ठीक ठाक बात हुई और ऐसी कोई बात नहीं थी। अब पुलिस को भी लगा कि शुरुआती तफ्तीश में कि ये सब बेकसूर ही लग रहे हैं, लेकिन शक हर एक पे करना है, क्या करें। पुलिस ने फिर से कमरे का मुआयना करने का फैसला किया। इस दौरान में फॉरेंसिक टीम ने जो सब सैंपल उठाए उसमें रिपोर्ट आ गई, जो खून है वो इंसानी खून ही है, इंसानों का खून है। लेकिन अब नीतू का ब्लड सैंपल इनके पास था नहीं कि कौन सा ग्रुप है, लेकिन इंसानी खून तो अब ये पुख्ता हो गया कि इस कमरे के अंदर कोई तो कत्ल हुआ है। अब कत्ल होने वाली नीतू है या कोई और है पता नहीं, लेकिन कत्ल हुआ है, क्योंकि खून की जो रिपोर्ट है वो बता रही है इंसानी खून है। पुलिस ने दोबारा तफ्तीश शुरू की। नीतू गायब है, लाश गायब है कि मारने के बाद अब ये भी ख्याल आ रहा है कि कत्ल करना था तो लाश को क्यों लेकर जाने का रिस्क कोई उठाएगा। तलाशी के दौरान फिर कुछ छोटी छोटी चीज़ें पूछी पुलिस ने, तो नीतू की सास ने बताया कि एक उसका फेवरेट जैकेट है वो जो हमेशा पहनती है और सोते वक्त सिर्फ नहीं पहनती है,
लेकिन घर से बाहर निकलते वक्त कहीं भी जाती पहन कर जाती। अब वो जैकेट कमरे से गायब था, तो पुलिस को लगा कि अगर उसका कत्ल हुआ है तो कातिल को ये बात तो नहीं मालूम होगी कि वो जैकेट इसका पसंदीदा है। जैकेट लेकर गई, ये थोड़ा सा डाउट हुआ। अब फिर पुलिस ने नीतू का मोबाइल ढूंढना शुरू किया, मोबाइल भी घर में नहीं मिला, मोबाइल को नंबर मिलाया तो स्विच ऑफ। अब पुलिस को लगा कि ये कत्ल अचानक हुआ, वो मोबाइल भी गायब है, उसका फेवरेट जैकेट भी नहीं है, माजरा क्या है। अब पुलिस तफ्तीश करती रही, लेकिन कोई सुराग, कोई क्लू नहीं मिल रहा था। अब पुलिस ने कहा कि नीतू की ज़रा ज़िंदगी में झांकते हैं कि कब शादी किया कुछ, तो उसकी पूरी बैकग्राउंड को खंगाला, वहाँ पे भी कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली। पुलिस परेशान, लाश मिल नहीं रही है। इधर ससुराल वाले प्रेशर बनाए हुए हैं कि नीतू का कत्ल हुआ है, दहेज के लिए ससुराल वालों ने किया है, लाश गायब कर दी है, हमारी बेटी की लाश ढूंढ कर लाओ। अब हर तरह से दबाव में हाजीपुर की उधर पुलिस जो है वो अपना काम कर रही है, लेकिन कामयाबी नहीं मिल रही है। इसी दौरान में अब मोबाइल तो था नहीं, पुलिस ने फिर भी कहा कि चलो जो नीतू का मोबाइल है उसका CDR कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवाते हैं। तो उन्होंने कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवाने का काम शुरू किया। जब शुरू किया तो फिर कुछ चीज़ें सामने आई। जब वो चीज़ें सामने आई तो पुलिस ने कहा चलो अब CCTV कैमरा भी खंगालते हैं। नीतू के घर के आसपास के अब CCTV कैमरे को खंगालने का काम शुरू किया गया। जब वो खंगालना शुरू किया गया तो देखा गया कि रात करीब 1 बजे के दरमियान आसपास एक गाड़ी, शायद स्कॉर्पियो थी, नीतू के ससुराल के बाहर आती है और बड़ी तेज़ी से निकल जाती है। तो पुलिस को लगा कि इसी गाड़ी में शायद नीतू की लाश को कातिल अपने साथ लेकर गया। लेकिन सवाल और पहेली ये थी कि कत्ल करने के बाद आमतौर पर लोग भागते हैं मौका वारदात से, लाश से दूर जाते हैं। यहाँ कौन ऐसा कातिल है जो लाश अपने साथ लेकर गया इतना बड़ा जोखिम उठाकर? ये सारे सवाल अभी मन में ही थे कि पुलिस की CDR जो रिपोर्ट आई उसमें कुछ सवाल के जवाब मिले। पता चला कि हाँ, उस रात नीतू ने अपने पति से दिल्ली में बात की थी करीब 1-1.25 घंटे। आखिरी बातचीत 10-10:15 बजे की हुई थी। नीतू के पति ने सही बयान दिया। लेकिन फिर इसके बाद रात करीब 12 बजे के आसपास नीतू ने किसी और से बात की और वो 2-3 बार बात की। अब उस नंबर पे जब 0 इन किया पुलिस ने देखा कि इस नंबर पे तो नीतू डेली बात करती है, लगातार बात करती है। अब पुलिस ने उस नंबर को ट्रेस किया कि वो नंबर किसका है, तो पता चला ये नंबर सोनू कुमार का है। लेकिन इत्तेफाक से ये भी नीतू का रिश्तेदार है। वो ऐसे कि नीतू के जो भाई है उसकी शादी हो चुकी है, नीतू के भाई का एक साला है सोनू, और ये नंबर सोनू का था। यानी नीतू अपने भाई के साले से लगातार बात करती थी। आपस में रिश्तेदारी में बात होती, इसमें कोई अजीब बात नहीं, और दोनों हम उम्र थे। लेकिन फिर भी पुलिस को लगा कि उस रात, जिस रात नीतू का कत्ल हुआ या गायब हुई, उसी रात भी इतनी बात हुई है। अब पुलिस ने गुपचुप अपनी एक टीम भेजी, पता क्या सोनू रहता कहाँ है। सोनू के घर पे टीम गई। जब पुलिस की टीम सोनू के घर पहुंचती है तो पुलिस वालों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, क्योंकि जिस नीतू की वो लाश ढूंढ रहे थे, सोनू के घर में वही नीतू जिंदा सही सलामत हंसती हुई पुलिस वालों को दिखाई दी। अब पुलिस वालों को समझ में नहीं आया माजरा क्या है। खैर, अब नीतू की तलाश थी, सोनू का मोबाइल कॉल पे आखिरी बातचीत थी। उन्होंने अपने सीनियर अफसरों को फ़ोन किया। सीनियर अफसरों ने कहा कि दोनों को लेकर आओ। तो अब नीतू और सोनू को पुलिस अपने साथ उठाकर हाजीपुर लाती है थाने। अब इसके बाद इनसे तसल्ली से पूछताछ की जाती है। जब तसल्ली से पूछताछ होती है तो फिर पूरी कहानी सामने आती है। कहानी ये थी कि जून 2020 में बेशक नीतू की शादी हो गई थी दिल्ली के में काम करने वाले एक लड़के से। शादी उसने अपनी मर्जी से भी की थी, घर वालों ने हालांकि पसंद की थी। लेकिन शादी से पहले ही उसको प्यार था इससे, सोनू से, अपने भाई के साले से, और कुछ वजह थी जो शायद वो अपने घर वालों से शेयर नहीं कर पाई। लेकिन शादी के बाद भी सोनू के साथ उसका रिश्ता बरकरार रहा। वो दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हुए, न भूले। चूँकि दिल्ली में काम करता था सोनू का पति, तो उन्हें मिलने मिलाने का भी मौका मिल जाता था। तो इनका प्यार परवान चढ़ता रहा। लेकिन फिर उसके बाद धीरे धीरे ऐसा हुआ कि दोनों ने कहा कि अब हमें शादी कर लेनी चाहिए। अब ऑलरेडी सोनू की शादी हो चुकी है, तो ये शादी कैसे हो। बट दोनों जिद पे थे कि हमें अब कहीं दूर अपना घर बसाना है, शादी करनी है। तो फिर दोनों ने मिलकर एक प्लानिंग की। उन्होंने कहा एक ही सूरत में शादी हो सकती है, और सूरत ये है कि सोनू का कत्ल हो जाए और सोनू की लाश ना मिले,
और दुनिया की नज़रों से छुप कर वो कहीं दूर चले जाए और एक अपना घर बसाएं, एक नई ज़िंदगी शुरू करें। तो कहानी की पहली लाइन तो उन्होंने तैयार कर ली, अब दूसरी लाइन लिखनी थी। तो कैसे होगा ये सब कुछ? तो फिर दिमाग लगाया, उन्होंने कहा ठीक है, एक रात घर में एक पूरा सीन रिक्रिएट करेंगे। घर के सीन को ऐसा बनाएंगे कि जैसे यहाँ कत्ल हुआ है, हालांकि कत्ल करूँगा नहीं किसी का। इसके बाद सोनू एक ब्लड बैंक जाता है। उसे मालूम था सीरियल, बाकी चीज़ें, नॉवेल पढ़ कर कि फॉरेंसिक टीम भी आती है, सैंपल भी कलेक्ट करती है, फिंगरप्रिंट्स भी उठाती है। तो उसने कहा कि अगर हम पहले, तो उसका आइडिया ये था कि किसी जानवर का खून वहाँ पे बिखेर देंगे और पुलिस को गुमराह करेंगे, लेकिन फिर आया कि नहीं, जब फॉरेंसिक जांच होगी तो पता चल जाएगा ये इंसान का खून है जानवर का। तो उसने कहा खून कहाँ से लाएं, और खून बहुत सारा चाहिए था। तो ब्लड बैंक गया वो, और ब्लड बैंक से एक पैकेट पाउच में एक खून खरीद कर लेकर आता है। वो खून खरीद कर लाने के बाद वो देता है सोनू को, मतलब नीतू को। और फिर ये होता है कि 20 दिसंबर की रात वो रात है जब ये सारी चीज़ें करनी है। नीतू घर जाती है, अपने पति से बात करती है, बिल्कुल नॉर्मल बात करती है, सास को गुड नाइट करती है, खाना वाना खा चुकी होती है, अपने कमरे में आती है। फिर वो खून का पैकेट खोलती है, अपने बिस्तर पे और बेड के नीचे खून चारों तरफ फैला देती है। एक तेज़ धार चाकू था जो उसको उसने सोनू ने दिया था, वो उसको उस पर भी ब्लड लगाती है, नीचे रख देती है और फिर इंतज़ार करती है। उसी वक्त वो कॉल करती है। रात के अंधेरे में सोनू आता है एक स्कॉर्पियो कार लेकर। चूँकि सास और देवर सो चुके थे, ये बड़ी खामोशी से घर का दरवाज़ा खोलती है, बाहर बैठती है कार में और दोनों निकल जाते हैं। इस तरह से इन्होंने एक जो कत्ल नहीं हुआ था उस कत्ल की पूरी सीन फिल्मा ली थी अपने ही कमरे में, और इसके बाद दोनों निकल जाते हैं। लेकिन उन्हें अंदाज़ा नहीं था कि पुलिस ढूंढते हुए उनके घर तक भी आ जाएगी। वो किसी और शहर में कहीं और दूर दराज नहीं भागे, वरना हो सकता था पुलिस कई दिनों तक परेशान रहती। लेकिन वो वहीं छुपे हुए थे और उनके अपने नीतू के अपने भाई को तक को नहीं पता था कि ये सब कुछ क्या माजरा है, कि उसी के साले के साथ उसकी बहन शादी करना चाहती है। और यही वजह उनको असलियत नहीं मालूम थी, तो उन्हें लगा कि नीतू के ससुराल वालों ने उसे मार दिया और लाश गायब कर दी, और इसलिए उन्होंने केस किया था। लेकिन पुलिस को शुरू से ही डाउट था कि ये मामला कुछ गड़बड़ है, तो इसलिए हिरासत में लेके पूछताछ तो की, लेकिन गिरफ्तार नहीं किया। इसके बाद अब पुलिस ने नया केस दर्ज किया, 420, 120B, यानी एक तो धोखाधड़ी, एक साजिश, और इन दोनों को हिरासत में ले लिया। नीतू और सोनू दोनों इस वक्त पुलिस की कस्टडी में हैं। बिहार में अभी विंटर वेकेशन 24 दिसंबर के बाद, क्रिसमस के बाद से कोर्ट की छुट्टी थी 2-3 जनवरी तक। तो अभी लोग इनको पहले रखा गया, फिर उसके बाद अभी भी ये पुलिस हिरासत में, जेल नहीं भेजे गए, क्योंकि पहले FIR कुछ और दर्ज किया गया था, क्योंकि वो मर्डर और इसका था। लेकिन अब वो तो ज़िंदा है, तो अब उल्टा इन्हीं दोनों के ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, 420, 120B, और एक 2 सेक्शन और है। अब इन्हें अदालत से जेल, हालांकि जेल के बाद मुझे लगता है इन्हें ज़मानत जल्दी मिल जाएगी, लेकिन ज़मानत मिलने के बाद भी अब ये लगता है कि क्या इसका घर वापस बस पाएगा, क्योंकि अब सारी कहानी घर वालों के सामने आ गई, नीतू के ससुराल वालों के सामने आ गई। तो अब उसका पति, उसकी सास, उसके देवर कैसे रिएक्ट करेंगे, ये हम आप आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये थी कहानी, एक फेक मर्डर की, पूरे रिक्रिएशन की, जो इश्क ने करवाया था।